बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत अजीब मखमसे में पड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा, हिम्मत नहीं हो रही। आज काबीना का इजलास बुलाया गया था ताकि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला दिया जा सके, लेकिन ये हो नहीं पाया। इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी करना पड़ा क्योंकि ये आसान फैसला नहीं है। पूरी दुनिया की नज़रें होंगी इसके ऊपर। एक सियासी जमात जिसने सबसे ज़्यादा 3 करोड़ वोट दिए हैं इस इलेक्शन में, और वो भी उस आदाद शुमार के मुताबिक जो हुकूमत ने मुरतब किए, यानी इलेक्शन कमीशन ने मुरतब किए और जिसको हुकूमत मानती है। इलेक्शन कमीशन के जाली आदाद शुमार के बावजूद 3 करोड़ वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला हरगिज़ आसान नहीं है। उन शवाहिद के बुनियाद पर जिनको अदालतें नहीं मान रही हैं, उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर जिसको अक्ल तस्लीम नहीं कर रही है कि इस पर पाबंदी, एक स्टेट मुखालिफ जमात को करार दिया जा रहा है। 9 मई का वाक़या हुआ, कुछ लोग उसमें मुलव्वस थे, उनको सज़ा दी गई है, कुछ लोग अभी तक गिरफ्तार हैं, सज़ाएं दी जा रही हैं, लेकिन उसके नतीजे में पूरी सियासी जमात को बैन कर देना, सियासी जमात पर पाबंदी लगा देना, शायद हुकूमत को खुद भी लगता है यह आसान फैसला नहीं है, इसीलिए इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा और यह फैसला ही नहीं किया जा पा रहा और यह इजलास मुलतवी करना पड़ा है। अब इस पर मज़ीद गौर व खोज किया जाएगा। आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से मज़ीद जो है वो गौर व खोज किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए, अगर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा कासिम सूरी पर इसलिए कि उसने आइन तोड़ा या आइन पर अमल दरामद नहीं किया, और आरिफ अलवी पर इसलिए आर्टिकल 6 लगाया जाएगा कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, तो आइन पर अमल दरामद ना करने के मामले पर तो फिर यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार लोगों पर आर्टिकल 6 लगेगा। इस हुकूमत पर भी लगेगा जिसने 224 की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 224 जिसके तहत 90 दिन के इंतखाबात कराने थे, PDM की हुकूमत ने नहीं कराए, इनकार कर दिया, उस पर भी फिर आर्टिकल 6 लगेगा। आइन के तहत इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान ने नहीं कराए, उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा। वो जिन्होंने आइन तोड़ा, आइन को तोड़कर मार्शल लॉ माजी में लगाया, उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा, और वो जजेस जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, उन पर भी आर्टिकल 6 लगेगा। तो ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा, आइन को तोड़ने की पादाश में आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश का सिलसिला, कि हर कोई इसके जद में आएगा। जिसने आइन के किसी शक की खिलाफ वर्जी की वो आर्टिकल 6 की जद में आ जाएगा। इसीलिए ये चूंकि आसान फैसला नहीं है, हुकूमत इसमें फंसी हुई है, हुकूमत इसमें लगी हुई है, लेकिन वो कर नहीं पा रही। आज भी इजलास इसमें मुलतवी हुआ है। दूसरा, इमरान खान के लिए साइंसी माहिरीन बुला लिए गए लाहौर से, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के लोग, इस साइंटिस्ट जिनकी बाहर से ट्रेनिंग कराई गई है, जिनको बैरून मुल्क भेजकर उनकी तरबियत कराई गई है, उन सारे लोगों को सारे लोगों में से चंद लोगों को बुलाकर, साइंसदानों को बुलाकर अब इमरान खान के टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट को मेडिकल टेस्ट नहीं होंगे साइंसी और तिब्बी बुनियादों पर, बल्कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होंगे। इमरान खान के जो ऑडियो टेस्ट, ऑडियो मैचिंग टेस्ट होंगे, और भी कोई जो टेस्ट है वो इमरान खान के साइंसदान करेंगे, ताकि पता चले इमरान खान कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट और पता नहीं कौन कौन से इमरान खान के ये टेस्ट करने के लिए साइंसदान बुलाए गए हैं, ताकि उनको मुजरिम साबित किया जाए। ये ठीक है, ये सब कुछ आप कर लें, बात इमरान खान को मुजरिम ठहराने या साबित करने की नहीं है। ये मसला जो इस वक्त कौम को दरपेश है वो साइंसदान हल नहीं कर सकते, ये बात समझने की है। क्या एक पॉलीग्राफिक टेस्ट का रिजल्ट इमरान खान को मुजरिम साबित कर देगा? कौम मान जाएगी कि हाँ अब ठीक है, 1 साल से तो इमरान खान के बारे में हमें यकीन था कि वो मुजरिम नहीं है, लेकिन अब चूंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया है तो इमरान खान आज साबित हुआ है कि ये तो मुजरिम है। क्या ये होगा? क्या कौम उसको मान जाएगी? पाकिस्तान के मसाइल जो इस वक्त गूनगू मसाइल में पाकिस्तान उलझा हुआ है, क्या इससे ये हल हो जाएगा? इमरान खान एक सियासी कैदी है, तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान एक सियासी कैदी है, और सियासी कैदी को सियासी कैदियों की तरह डील करके सियासी बुनियादों पर इसका हल निकालना पड़ेगा, तो मसाइल हल होंगे। ये जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये चंद सियासतदान जो आकर पॉलीग्राफिक टेस्ट करके रिपोर्ट देंगे, वो पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और यह सियासी इस्तेहकाम जो है, ये सियासी इस्तेहकाम इस तरह नहीं आएगा। सियासतदानों के मिल बैठने से पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं, जिनका इख्तियार है, उनके गौर व फिक्र करने से, कोई राह निकालने से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। ये जो इस वक्त हम एक डेडलॉक की शक्ल में आ गए हैं, एक डेडलॉक पैदा हो चुका है सियासत में, आगे नहीं बढ़ पा रहे, घुटन है, बेचैनी है, परेशानी है, सोसाइटी के अंदर इज़्तिराब है, और उसके बाद फिर महंगाई है, और उसके बाद कारोबारी तबके का अदम एतमाद है। ये सारी चीज़ें एक पॉलीग्राफिक टेस्ट के ऊपर मुनहसर नहीं हैं।
ये सारी चीज़ें इस तरह से हल नहीं होने वाली हैं। ये समझना पड़ेगा कि इमरान खान को सियासी कैदी के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा और सियासी बुनियादों पर मसला हल होगा। ये अदालतों से पॉलीग्राफिक टेस्ट पे, साइंस फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्टों पे मसाइल हल नहीं होंगे। ये जब तक हुकूमत को समझ नहीं आएगी या पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक ये बात समझ नहीं आएगी, हम गू न गू मसाइल का शिकार रहेंगे। इमरान खान को अंदर रखने के लिए आप फॉरेंसिक टेस्ट ना भी कराएं तो भी इमरान खान को आप अंदर रख सकते हैं, रखा हुआ है, मजीद रख सकते हैं, क़यामत तक केसेस बना सकते हैं। अगर यूं मसाइल हल होते होते तो फिर शायद हम आज ये बहस ही ना कर रहे होते, बात आगे बढ़ चुकी होती। हम सोचते हैं कि ठीक है, इमरान खान किस्सा पारीना बन चुका है, इमरान खान का मैटर ही नहीं कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है, लेकिन नहीं बढ़ा है। पाकिस्तान वहाँ पर मुंजमद हो गया है, पाकिस्तान रुक गया है, पीछे जाना शुरू हो गया है। इसलिए जो इस्तेहकाम है वो लाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, सियासी कैदी की मैं बात कर रहा था, रऊफ़ हसन ये खालिसतन सियासी कैदी है। रऊफ़ हसन पर न किसी बलवे का इल्ज़ाम है, न किसी लड़ाई झगड़े का, न किसी रियासती इदारे के ख़िलाफ़ बात करने का। रऊफ़ हसन एक खालिसतन सियासी कैदी है क्योंकि वो एक जमात का सेक्रेटरी इत्तलात है, एक ऐसी सियासी जमात का जो अभी तक बैन नहीं की गई है, उसका सेक्रेटरी इत्तलात है और उसको महज सेक्रेटरी इत्तलात होने की पादाश में गिरफ़्तार किया गया है और पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई और आज उसका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांग लिया गया कि उनसे कुछ चीज़ें बरामद करनी है। और तो और देखिए, अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे भी दिया, अदालत ने रिमांड दे भी दिया है और उनको जो है वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया 2 दिन के रिमांड पर। तो ये खालिसतन सियासी कैदी 75 साल का शख्स जो कैंसर सर्वाइवर है, बूढ़ा शख्स है और अपनी सियासी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है। सियासत करना, मुल्क का आइन उसको हक देता है कि वो सियासत करे, मुल्क का आइन उसको हक देता है कि वो सियासी जमात का हिस्सा बने, एक प्लेटफॉर्म का वो इंतखाब करे और इसको इस जुर्म की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बूढ़े शख्स को आज उनको अदालत में पेश भी किया गया, अदालत के सामने उनको लाया भी गया और बैरिस्टर गौहर ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ज़रा सुन लीजिए। आज FIA की टीम ने हमारे जो एम्प्लॉइज़ है, इन एम्प्लॉइज़ को पेश किया था और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, रऊफ़ हसन साहब को भी पेश किया था। उन्होंने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा है, हमने उनका डिस्चार्ज अर्जू किया है क्योंकि किसी को अरेस्ट करके उससे रिकवरी बरामद करने के लिए अगर कुछ है तो वो हमने कोर्ट को कहा है कि जो कुछ उस ऑफिस में मौजूद था वो तो वाटर डिस्पेंसर समेत सारा कुछ ले गए, कोई फाइल नहीं बची, कोई फोल्डर नहीं बचा, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, सब कुछ वो ले गए। दूसरी बात है कि रऊफ़ हसन साहब 75 ईयर्स ओल्ड है और कैंसर पेशेंट है। उसके साथ हमारे जो एम्प्लॉइज़ को उठाया हुआ है वो तो कोई गेट पे भी खड़ा है, उनको भी उठाया है। हमारे 2 ऐसे साथी आए हुए थे जो कल जिसको लेके गए हैं वो रिज़र्व सीटों के लिए जो माइनॉरिटी है उनके अक्सर लोग आ जाते हैं, अपनी CVs हमें देते हैं, उन लोगों को भी उठाया है। एक चीज़ हर सूरत हम वाज़े करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिलीज़ की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है, बड़ों की पार्टी है, औरतों की पार्टी है, हर वाक़ लाइफ की पार्टी है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो मुहिब वतन है। हमें किसी से मुहिब वतनी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन थी, है और रहेगी और ख़ान साहब की पार्टी पे कोई पाबंदी नहीं लग सकती। ख़ान साहब का नज़रिया सारी पाबंदियों से अल्हम्दुलिल्लाह बालातर होकर निकलेगा। ख़ान साहब का विजन, उसका बयानिया किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, उस बयानियों के लिए पार्टियाँ बड़ी, ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जो लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने FIA की इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी 5 अगस्त 2022 को 5 सर्कल में इंक्वायरियाँ शुरू कराई थी और फॉरेन फंडिंग केस के किए थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये हमें बताए कि इनकी फॉरेन फंडिंग का क्या बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही कड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सारे लोग फेल हो जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को सेबोटाज करने के लिए, उसमें हथकंडे क्रिएट करने के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। मैं एक मरतबा फिर काजी फ़ैज़ साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एज ए चीफ जस्टिस साहब की ज़िम्मेदारी बनती है
ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, आप माइनॉरिटी सही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना एज ए चीफ जस्टिस आपकी आईनी जिम्मेदारी है। ये 25 करोड़ अवाम आपसे मुतालबा करती है, उम्मीद करती है कि आपका वालिद क़ायद-ए-आज़म के साथ था, आप लाज रखते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने आज हमें यह भी बताया है कि एक भूख हड़ताली कैंप पार्लियामेंट में लगने जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस भूख हड़ताली कैंप में आकर बैठेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज का दायरा कार मुख्तलिफ तरह से बढ़ा रही है, आईनी और कानूनी जो तरीके हैं एहतजाज करने के वो इख्तियार कर रही है। अब एक भूख हड़ताली कैंप लगाया जा रहा है। ज़ाहिर है इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो शायद ना पड़े, लेकिन अलामती तौर पर इसकी इंपॉर्टेंस होगी, मीडिया की तवज्जो हासिल करेगा, ख़बरें चलेंगी, वहाँ पर जो लोग बैठेंगे वो बातचीत करेंगे। भूख हड़ताली कैंप में जो है वो ज़ाहिर है कुछ मीडिया के लोगों से वो बातचीत होगी, अपना पैगाम वो पहुँचाएंगे। तो बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव अपने तौर पर उन्होंने अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से लिया है और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। तो भूख हड़ताली कैंप लगाने का बैरिस्टर गौहर ने ऐलान भी किया है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की एक तकरीब से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा है कि गलती तो हो सकती है, इसलिए अपीलों का ऑप्शन रखा गया है, लेकिन जो शख्स जानबूझ के गलत फैसले करे उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। ये उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह का कहर नाजिल हो उस जज पर जो जानबूझकर गलत फैसला करे। बहुत सारे जजेस को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया ये बद्दुआ करके या दुआ करके। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। होता है कि रात को सुकून से नींद आए, कोई ऐसा गलत भी हो सकता है, इसीलिए इंटर कोर्ट अपील है, इसीलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में अपील है। गलती भी हो सकती है, इसीलिए अपीलें रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आगे रिव्यू होता है सारा, लेकिन जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो, क्योंकि ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक इंसाफ का हमें मंसब संभाला गया है। और इंसाफ अगर हम किसी को नहीं दे सकते तो फिर अगर हम अपने हलफ के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बददियानती होगी। तो ये तो थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। कल DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आज भी लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, उस पर मीडिया और सोशल मीडिया पर रद्दमल आ रहा है कुछ दिफाई तज्जाकारों की तरफ से उसके हक़ में, और तहरीक इंसाफ और उस इंतशारी टोले जिनको यानी ऐसी सियासी जमात है जिनको इंतशारी टोला कहा जा रहा है उनके हवाले से वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी रद्दमल आ रहा है। अपोजिशन की जमातों ने यानी तहरीक इंसाफ ने भी इस पर अपने रद्दमल का इजहार किया। उमर अयूब साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में एक एक नुक्ते पर बात की। ऐसा लगता है कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक हिस्से का उन्होंने जवाब दिया, मुखातिब करके जवाब दिया। मसलन जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और स्मगलिंग का मामला था उसको उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया उमर अयूब साहब ने। ज़रा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि ज़रा उनका लबो लहजा और गुफ्तगू सुन लें उमर अयूब साहब ने क्या कहा। उसके बाद फिर आप बात करते हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग की, गाड़ियों की स्मगलिंग की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की। आप बात करते हैं सिगरेट की, तंबाकू की स्मगलिंग की। बड़ी अच्छी बात। मुझे यह बताया जाए कि पंजाब में या सिंध में, पंजाब के पटवारी वहां पे खड़े हैं क्या बॉर्डरों पे? बलूचिस्तान KP में और सिंध में क्या पटवारी वहां पे खड़े हैं अपनी कलम दुआब लेके और अपने रजिस्टर लेके बॉर्डरों की हिफाजत के लिए? आप उस चीज पे आए, हमें बताएं कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खवातीन और हज़रात स्मगल कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। 500 अरब रुपए की आपका पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। कोई रात को कोई मखलूक से पाकिस्तान लाती है। एक एक ट्रक पे जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए दिया जाता है। उस पे पहले आए, उसको टारगेट करें, उन लोगों को टारगेट करें। वो वसाइल तो ना असद कैसर साहब के पास है, ना बैरिस्टर गौर साहब के पास है, ना खालिद खुर्शीद साहब या शोएब शाहीन या मेरे पास, शोएब शाहीन साहब या मेरे पास तो नहीं है। वो जिन लोगों के पास है वो टारगेट करें, एजेंसीज उन लोगों को टारगेट करें। अब उमर अयूब साहब ने उल्टा फौज के ऊपर यह डाल दिया है कि भाई बॉर्डर पर जिम्मेदारी आपकी है, आप स्मगलिंग को रोक सकते हैं लेकिन नहीं रोक रहे हैं या रोक पा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है, ये हम पर जिम्मेदारी इसकी आयद नहीं होती। बॉर्डर पर तमाम फोर्सेस जो हैं जो खड़ी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि स्मगलिंग रोकें। तेल कैसे आता है पाकिस्तान, क्यों नहीं उसको रोका जा सकता, ये किसने करना है और किसने इंप्लीमेंट करना है, ये उन्होंने सवाल उठा दिया। दूसरा उनका सवाल जो है वो इलीगल स्पेक्ट्रम के हवाले से और करप्शन के हवाले से था और उन्होंने कहा कि ये करप्शन जो है क्या मोहसिन नकवी साहब पर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं हो रही। ये ज़रा सुनिए उमर अयूब साहब ने क्या कहा है। जो DGI-SPR ने बात की कि
आप इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज है, इंग्लिश की डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है कि इलीगल स्पेक्ट्रम। आए फिर इलीगल स्पेक्ट्रम पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मोहसिन नकवी जो आपका निगरान वजीर आला था, उसके दौर में 450 अरब रुपए की जो गंदम यहां पे खरीदी गई और फिर पंजाब के काश्तकारों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उनसे उनका खून पसीने की कमाई जो है उनका नवाला छीना गया उनके मुंह से, और गंदम किसानों से नहीं खरीदी गई, बाहर से इंपोर्ट की, और उसके बाद अभी एक्सपोर्ट्स की तैयारियां हो रही हैं। तो 450 अरब रुपए का वो तो पहले कमीशन बिठाए ना, उस पर इन्वेस्टिगेट करें। काकड़ जो साबका वजीर आजम था, निगरान वजीर आजम, उसकी और हनीफ अब्बासी की सोशल मीडिया की खटपट हुई। काकड़ ने कहा कि, बल्कि हनीफ अब्बासी ने उसको याद दिलाया कि आप लोगों ने गंदम की इंपोर्ट की 450 अरब की। तो काकड़ ने उसे याद दिलाया, फिर मैं अपना जिस वक्त बात करूंगा फॉर्म 45 की, फिर आप लोग भागेंगे, फिर दूसरे लोग उसमें पड़े और उसका रफा दफा किया, उसका भी आप खोलें फिर। तो ये उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात की और लोगों के हवाले से बात की, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो हिस्से हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसका उन्होंने अलग अलग जवाब दिया है। तो बहरहाल ये है, इस पर जो डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, इस पर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स हैं और अपनी बुराई का इजहार कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।